हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। तो अगर आपको जीतना है तो कोशिश को लगातार जारी रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 3 फरवरी के करंट अफेयर। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप इसमें बने तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए पूरे देश में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल घोषित कर दिया। तो देखिए अभी हाल ही में म्यांमार यानी कि बर्मा में जो है वहाँ की सेना ने तख्ता पलट कर दिया यानी कि वहाँ की सरकार को गिरा दी और देश में जो है 1 साल की इमरजेंसी यानी कि आपातकाल को लागू कर दिया। और देखिए अब म्यांमार की जो सत्ता है ये सेना के कमांडर यानी कि म्यांमार के आर्मी के जो कमांडर इन चीफ हैं जिनका नाम है मिन आंग लाइंग, इनके हाथों में आ गई है। देखिए इससे पहले म्यांमार में जो है साल 1962 में तख्ता पलट किया गया था और इसके बाद 49 सालों तक जो है म्यांमार में सेना का शासन रहा था। और सेना को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए पिछले साल जो है नवंबर महीने में जो वहाँ पे आम चुनाव हुए थे वहाँ पर व्यापक धांधली के जो है संकेत मिल रहे थे और उसके बाद फिर जो है जनवरी में तख्ता पलट की आशंका भी जो है व्यक्त की जा रही थी और ऐसा सेना ने कर भी दिया। कहा कि भैया तुम धांधली करके चुनाव जीते हो और चलो हम अब जो है तुम्हारी सरकार ही गिरा देते हैं और अब 1 साल तक देश में इमरजेंसी लागू रहेगी। तो एक लाइन में बिल्कुल दिमाग में यानी कि भेजे में घुसा लीजिए कि जो आपकी म्यांमार की सेना है इसने अपने देश में तख्ता पलट कर दिया यानी कि अपनी सरकार गिरा दी है और 1 साल जो है अब वहाँ पर सेना के कमांडर इन चीफ मिन आंग लाइंग का जो है रूल रहेगा। और ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए म्यांमार की बात करें तो देखिए म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और म्यांमार जो है आपका एशिया में स्थित, आपको पता ही होगा एशिया महाद्वीप में एक छोटा सा देश है। अभी इसकी लोकेशन मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। देखिए म्यांमार के जो राष्ट्रपति इनका नाम है विन मिंट, कैपिटल है नए पायदा और यहाँ की करेंसी है बर्मीज क्यात। और यहाँ पे आपको देखिए म्यांमार का मैप दिख रहा है। म्यांमार देखिए अपनी सीमा से बनाता है, इंडिया से बनाता है, चाइना से बनाता है, लाओस से बनाता है और यहाँ पे आपको बैंकॉक यानी कि सॉरी यहाँ पे थाईलैंड आपको दिख रहा है, ठीक है, तो थाईलैंड के साथ बनाता है। तो देखिए अब जो इसके पड़ोसी देश हैं इसमें जो आपका चीन है, देखिए चीन से म्यांमार की काफ़ी मित्रता भी है। लेकिन चीन ऐसा देखिए चीन जो है ये पाकिस्तान पे तो कंट्रोल कर सकता है लेकिन म्यांमार पर नहीं, क्योंकि म्यांमार जो है ये अपने आप में जो है एक तरीके से कहा जाए बहुत बड़ा सुपर पावर कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये अपनी वाली ही करता है, ये किसी की नहीं सुनता है। हाँ ये कि अपने मित्र राष्ट्रों की ये जरूर सुनता है। और म्यांमार जो है ये पूरी तरीके से बौद्ध कंट्री है यानी कि यहाँ पे बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है? तो देखिए जो आपका बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इसने कहा है कि ये इस साल रणजी ट्रॉफी को नहीं कराएगा। देखिए इस साल 2 ट्रॉफियाँ होंगी। पहली ट्रॉफी का नाम है विजय हजारे ट्रॉफी और एक और है आपका सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट, ठीक है। तो सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के बाद विजय हजारे ट्रॉफी कराया जाएगा और इसके बाद समय ही नहीं बचेगा रणजी ट्रॉफी कराने का, इसलिए बीसीसीआई ने कहा कि इसका जो आयोजन है ये इस साल संभव नहीं है। और 87 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब फर्स्ट क्लास घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जाएगा। और देखिए बीसीसीआई की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम। देखिए बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और बीसीसीआई के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली जी, सेक्रेटरी यानी कि सचिव हैं बीसीसीआई के जय शाह और हेडक्वार्टर बीसीसीआई का मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए बिहारी में जो बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, इनको एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है और ये भारत के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि किसी भारतीय को इस पद पर चुना गया है। देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है इसके सचिव जो आपके हैं जय शाह, ये जो है एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए हैं और इन्होंने इस पद पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रमुख हैं नजमुल हसन पापोन इनका स्थान लिया है। और देखिए जो आपका एशियाई क्रिकेट परिषद है यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? नजमुल हसन पापोन, लेकिन अभी अपना स्थान त्यागेंगे क्योंकि अब जो है इस स्थान पर कौन आ जाएंगे? इस स्थान पर आ जाएंगे जय शाह, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।
और जो आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल है तो देखिए इसका हेडक्वार्टर आपका है श्रीलंका के कोलंबो में और इसके चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी। और इसकी स्थापना जो है 19 सितंबर 1983 को हुई थी। 14 प्रश्न है कि विश्व वेटलैंड दिवस जो है ये कब मनाता है। तो देखिए विश्व वेटलैंड दिवस को मनाते हैं 2 फरवरी को। देखिए विश्व वेटलैंड दिवस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, वेटलैंड देखिए वेट मतलब होता है गीला यानी कि आर्द्र, और लैंड मतलब क्या हो गया, भूमि यानी कि जमीन। ठीक है, तो वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, ऐसे इसको याद रखिएगा। तो विश्व वेटलैंड दिवस को मनाते हैं 2 फरवरी को, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये दिवस है, बहुत बार पूछा चुका है, सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा चुका है। और एक खास बात और है, देखिए 2021 का जो आपका विश्व वेटलैंड दिवस है यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, इसका विषय रखा गया है वेटलैंड्स एंड वाटर। थीम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए जो आपका विश्व वेटलैंड दिवस है, इसको मनाए जाने का उद्देश्य लोगों में पृथ्वी के लिए वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। देखिए जो आपका विश्व वेटलैंड दिवस है, ये हर साल 2 फरवरी को ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड के संरक्षण पर हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और जो आपका विश्व वेटलैंड दिवस है, ये पहली बार 1997 में मनाया गया था। पांचवा की भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। देखिए जो अब आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, तो इसने जो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, क्योंकि इसके पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही भविष्य में कमाई की कोई संभावना है। ठीक है, छठवां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दिया है। तो देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में जो आपका नेपाल है, तो नेपाल में बनने जा रहा है लोअर अरुण पनबिजली परियोजना, इसका ठेका भारत को मिला है। भारत की कंपनी है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और अब सवाल ये उठता है कि नेपाल में इस लोअर अरुण पनबिजली परियोजना को कहाँ पर बनाया जा रहा है। देखिए ये परियोजना आपकी स्थित है कहाँ पर, नेपाल के सखुआ, सभा और भोजपुर जिलों में। और इस परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 3,561 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। और ये परियोजना कुल 21.9% उत्पन्न ऊर्जा भी जो है नेपाल को निःशुल्क प्रदान करेगी। यानी कि इस परियोजना से जितनी बिजली उत्पन्न होगी उसमें 21.9% उत्पन्न ऊर्जा जो है नेपाल को मुफ्त में दी जाएगी। आपको बता दूं जो आपका लोअर अरुण पन बिजली परियोजना है, इसके लिए कुल लागत रखी गई है 100 खरब रुपए से अधिक। ठीक है, ये आंकड़ा मतलब अभी आंका गया है, एनालिसिस किया गया है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है बनने के बाद। देखिए नेपाल में पानी की कमी नहीं है और वहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। कभी आप नेपाल घूमने जाइए तो आपको वहाँ पे जो है जगह जगह पे आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिखेंगे। तो काफ़ी खूबसूरत देश है नेपाल। वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि मकान वगैरह को दूर दूर मिलेंगे और वहाँ पे थोड़ी सी गरीबी भी है, इसलिए वहाँ के लोग दिल के बहुत साफ़ होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है कि हमें भैया बहुत बड़ा अमीर बनना है। बहुत नॉर्मल लाइफ है, बहुत आपको रिस्पेक्ट मिलेगी वहाँ पे हर जगह जहाँ भी आप नेपाल में जाएंगे। तो एक बार जरूर विजिट कीजिए अपने पड़ोसी देश नेपाल में। मेरे तो पड़ोस में ही है, हम लोग बाइक से ही चले जाते हैं वहाँ पे, हमारा रिलेशन भी वहाँ पे है। और एग्जाम में एक चीज़ देखिए, ये चीज़ पूछा गया प्रश्न कि भारत का किस देश के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है। ये एक एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। देखिए होता क्या है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, बिना वीज़ा के वहाँ पे हम पहले जा सकते थे, अब थोड़ा सा नियम चेंज हो गया है। तो नेपाल में अभी भी मतलब नॉर्मल ही है, इतना भी नहीं टफ हो गया है, बस पेपरों में रहता है। देखिए न्यूज़ चैनल वाले बताते हैं कि भैया देखो हमारा इस देश के साथ बहुत ज़्यादा तनाव है, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही होता है। तो अगर आपको वास्तविकता देखनी है तो एक बार खुद उस स्थान को विजिट कीजिए। ठीक है, मेरे कई सारे रिलेटिव खुद जो है नेपाल में हैं, तो आप भी जा सकते हैं नेपाल में और घूम सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया। देखिए बिहाली में जो आपका यूनाइटेड नेशंस विश्व पर्यटन संगठन है, ठीक है, इसने बिहाली में 2020 का जो वर्ष था इसको वर्स्ट यानी कि सबसे बेकार ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया, यानी कि अब तक के रिकॉर्ड में सबसे खराब वर्ष घोषित किया। क्यों? देखिए ऐसा इसलिए घोषित किया गया क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यानी कि एक देश के लोग जो है दूसरे देश घूमने नहीं जा पाए, यानी कि पर्यटन का जो
बिजनेस चलता था पूरी दुनिया में, तो हर देश को बहुत सारा नुकसान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय आवक में 74% की कमी आई और दुनिया भर के गंतव्यों ने 2019 की तुलना में 1 बिलियन कम अंतर्राष्ट्रीय आगमन का स्वागत किया। और आंकड़ों में ये भी बताया गया कि ये जो यात्रा में गिरावट आई है, इससे जो है निर्यात राजस्व में कुल 1.3 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित हानि को भी दर्शाता है ये, और ये 2009 के संकट के दौरान 11 गुना कम है। और देखिए जो आपका UNWTO है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, इसकी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोविड-19 संकट ने लगभग 100 से 120 मिलियन प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियों को खतरे में डाल दिया है। देखिए बहुत सारे लोग जो है टूरिस्ट गाइड वगैरह काम करते थे, तो जब टूरिज्म ही नहीं रहेगा तो टूरिस्ट गाइड का क्या मतलब है, तो उनकी नौकरियां भी खतरे में बढ़ गई और उनमें से कई नौकरियां छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों में उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे कि होटल वगैरह होते हैं, आप कहीं भी घूमने जाइए तो होटल में जो आपके जॉब करने वाले लोग होते हैं उनका भी जो है नुकसान हुआ। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को भगा दिया गया कि भाई हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, हमारा जो बिज़नेस है वो ढीला हो गया है और आप हमारे यहाँ से त्यागपत्र दीजिए। तो ऐसा बहुत सारा हुआ। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, इसके महासचिव हैं जुरब पोलो लीका शविली और इसके सदस्य देशों की संख्या है 159। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय आपका है स्पेन के मैड्रिड में और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी। 8वां प्रश्न की महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने। देखिए जो आपकी महिंद्रा फाइनेंस कंपनी है, इसके नए अध्यक्ष अनीश शाह बनाए गए हैं। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है और अनीश शाह ने इस पद पर धनंजय मुंगले का स्थान लिया है। और अनीश शाह पहले से ही जो आपका महिंद्रा फाइनेंस इस कंपनी में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं और लेकिन इसके अध्यक्ष बना दिए गए हैं कौन, अनीश शाह। याद रखिएगा महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बन गए, अनीश शाह। और देखिए जो आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। 9वां प्रश्न है कि SBI कार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने। तो देखिए जो आपका कंपनी है SBI कार्ड, इसके नए MD और CEO बनाए गए हैं रामा मोहन राव अमारा और इन्होंने इस पद पर अश्विनी कुमार तिवारी का स्थान लिया है। देखिए SBI कार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1998 में की गई थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो याद रखिएगा SBI कार्ड के MD और CEO कौन बने हैं, रामा मोहन राव अमारा। 10वां प्रश्न की UV रेस से कोच सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन बन गई है। तो देखिए अल्ट्रा वायलेट रेस से कोच सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा बन गई है लखनऊ मेट्रो। यानी कि लखनऊ मेट्रो में जो ट्रेनें हैं इनको अब जो है सैनिटाइज किया जा रहा है अल्ट्रा वायलेट रेस से, यानी कि पैरा बैंगनी किरणों से। देखिए जबकि लखनऊ मेट्रो है ये अब अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पैरा बैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। इसके लिए LMRC यानी कि लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन ने राजस्थान के जयपुर में एक भारतीय फर्म MSFB टेक से जो है UV सैनिटाइजेशन उपकरण की खरीद की है। देखिए इस उपकरण की जो है एनालिसिस की गई DRDO के द्वारा अक्टूबर 2020 में और DRDO ने बताया कि ये उपकरण जो है मैं इसको प्रमाणित करता हूँ, ये पूरे कोच को केवल 7 मिनट में साफ कर सकता है। देखिए अल्ट्रा वायलेट किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं, अगर आपके स्किन पे डायरेक्ट पड़ जाए तो आपको कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए काफ़ी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं सैनिटाइज करने में, इसको जो है प्रिकॉशन भी लिए जा रहे होंगे ताकि ये रेस किसी व्यक्ति के ऊपर ना पड़े। तो उसके लिए एक चैम्बर बनाया गया होगा और चैम्बर में इसको सैनिटाइज किया जाता है। 11वां प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय प्रदान करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। तो देखिए लोगों को न्याय देने में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा, ऐसा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कहा गया है। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है टाटा ट्रस्ट ने। ठीक है, तो टाटा ट्रस्ट की एक पहल है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इसके दूसरे संस्करण में, जैसे कि इसका पहला संस्करण 2020 में लाया गया था और दूसरा जो है 2021 में लाया गया है। तो इसके दूसरे संस्करण में महाराष्ट्र 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों, देखिए जो आपके ये बड़े और मध्यम आकार के राज्य हैं, इनका आंकड़ा कैसे लिया गया है, प्रत्येक 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले जितने राज्य हैं उनको मध्यम आकार के राज्यों और बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो इस श्रेणी में एक बार फिर से जो है महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, जिसके बाद तमिलनाडु है दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे, पंजाब चौथे और केरल 6वें स्थान पर है। किस मामले में, लोगों को न्याय देने के मामले में। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को न्याय के 4 स्तंभों पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर आधिकारिक सरकारी स्रोतों के आंकड़ों के आधार पर जो है पेश किया गया है। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को अपना कार्यकारी प्रमुख अपॉइंट किया है। तो देखिए अभी हाल ही में नासा का
कार्यकारी प्रमुख अपॉइंट किया गया है भव्या लाल को। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए जो आपकी भव्या लाल है ये अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम का हिस्सा है और ये जो है नासा में परिवर्तन का काम अब देखेंगी। नासा में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, क्या नया करना है, ये सारे काम देखेंगी भव्या लाल। देखिए भव्या जो है ये इससे पहले इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अब ये जो है अब नासा में जो है ये कार्यकारी प्रमुख के रूप में काम करेंगी भव्या लाल जी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए एक खास बात और है जो आपका जनवरी 2021 का मंथली करंट अफेयर का वीडियो है वो तैयार हो चुका है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैंने उसको शेयर कर दिया है, तो वहाँ पे जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो से आपका पूरा का पूरा जनवरी 2021 का रिवीजन हो जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। और उसकी PDF की लिंक भी मैंने उसमें दे रखी है। पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसने 1 फरवरी 2021 को लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट पेश किया, बताइए। दूसरा है कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा। देखिए जो आपका बजट 2021-22 है इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स मैंने कल के वीडियो में बताई थी और कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो आपका केंद्रीय बजट 2021-22 है उसकी लिंक भी मिल जाएगी, उसके PDF की लिंक भी मिल जाएगी, तो उस PDF को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी 2 चीज़ें सस्ती होंगी, बताइए। और इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी इन सब की लिस्ट मैंने आपको कल दी थी, कल के वीडियो में सारी डिटेल्स बताई गई है। और चौथा प्रश्न है भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, बताइए। देखिए इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया था कि इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे बजट की डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। पांचवा प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी 2 चीज़ें महंगी होगी, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये किस तिथि को चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। तो देखिए ये 4 फरवरी 2021 को करेंगे उद्घाटन। और दूसरा था कि हाल ही में मुंबई में एक कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के किस जहाज को डीकमीशन किया गया। तो देखिए जहाज आपका है इनफैक्ट T81। और तीसरा था कि हाल ही में किसने 31 जनवरी को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। तो ये संबोधन दिया नरेंद्र मोदी ने। और चौथा था कि हाल ही में किस तिथि को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया गया। तो देखिए तिथि आपकी है 30 जनवरी। और पांचवा था कि पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। तो देखिए प्रजाति है समुद्री कछुआ। और इसी के साथ आज की सेवा ही समाप्त होती है। वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक स्पेशली टेलीग्राम और फेसबुक के लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर्स और GS के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।